सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपके सामने एक पर्सन बैंक दिखाई दे रही है और ये पर्सन बैंक है दोस्तों वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की बीए फर्स्ट ईयर की हिंदी साहित्य की सेकंड बुक। और दोस्तों जिस बुक का नाम है कथा साहित्य और जिस बुक का कोड है ST02। यानी दोस्तों ये हिंदी साहित्य की सेकंड बुक की पर्सन बैंक है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में इस पर्सन बैंक के जो प्रश्न दिए गए उन प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों ये पर्सन बैंक सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि VMU के जून एग्जामिनेशन 2022 के पेपर में प्रश्न आ रहे हैं, वो प्रश्न इन्हीं पर्सन बैंक में से आ रहे हैं। आप प्रैक्टिकल रूप से देख सकते हो, आपने जो VMU जून एग्जामिनेशन 2022 के पॉलिटिकल साइंस या जून एग्जामिनेशन 2021 के पेपर को आप इन VMU पर्सन बैंक के प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज मिलान करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर्सन बैंक में से लगभग 60, 70, 80% जो प्रश्न आ रहे हैं इन्हीं पर्सन बैंक में से आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी साहित्य कथा साहित्य सब्जेक्ट के VMU पर्सन बैंक के जो प्रश्न है उन प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आज के इस वीडियो में बहुत ही कम समय में जानेंगे। दोस्तों जो आपको ये VMU पर्सन बैंक के प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ये प्रश्न और उत्तर दोनों आपने आराम से पढ़ लिए तो इससे बार कुछ नहीं आएंगे। एक दो प्रश्न आएंगे तो इसीलिए आपका ऑप्शन भी है कि 8 में से आपको 4 प्रश्न हल करने हैं। तो इसका मतलब आपको VMU पर्सन बैंक में 50-60% प्रश्न इसी में से आ रहे हैं, तो आपको पेपर भी वो हल करना है, वो 50% हल करना है। तो VMU पर्सन बैंक आप जरूर पढ़े। और दोस्तों आज के इस वीडियो में कथा साहित्य की हिंदी साहित्य सेकंड बुक VMU पर्सन के महत्वपूर्ण प्रश्न अध्ययन करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के VMU पर्सन बैंक भी मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों VMU पर्सन बैंक का पहला सवाल है, हिंदी परिवार की भाषाओं में गद्य का उन्मेष कालक्रम के अनुसार सर्वप्रथम किस में प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों राजस्थानी भाषा में उपलब्ध होता है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वो किस भाषा में उपलब्ध है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वो दोस्तों करती है वो बनारसी बोली और अवधी भाषा में उपलब्ध है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या तीसरा है, नवरत्न सटीक किसकी रचना? तो दोस्तों नवरत्न सटीक रचना है वो गोस्वामी विठल दास जी की है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या चौथा है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन का कालक्रम कौन सा पूछे? तो इसका कालक्रम है 1900 ईस्वी। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 5वां है, नई कहानी के प्रतिमान। और नई कहानी के प्रतिमान है तो दोस्तों इस ग्रंथ के लेखक का नाम पूछा है, तो इस ग्रंथ के लेखक का नाम है नामवर सिंह द्वारा ये लिखी गई नई कहानी के प्रतिमान। दोस्तों प्रश्न संख्या 7, सुंदरदत्त शर्मा गुलेरी की कहानियों के नाम लिखो। सुंदरदत्त शर्मा गुलेरी है तो उनकी कहानियों के नाम पूछा, तो उनकी दोस्तों 3 प्रमुख कहानियां हैं। पहली कहानी उसने कहा था, दूसरी कहानी सुखमय जीवन और तीसरी कहानी बुद्ध का कांटा। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल प्रश्न संख्या 7वां, महानगरीय जीवन से संबद्ध कहानी धारा के प्रमुख कहानीकार कौन कौन थे? महानगरीय जीवन से संबद्ध कहानी धारा के प्रमुख कहानीकार कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर है पहले कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, अमरकांत और धर्मवीर भारती। ये आदि महत्वपूर्ण है जो महानगरीय जीवन से संबद्ध कहानी धारा के प्रमुख कहानीकार। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 8वां, अकहानी आंदोलन पश्चिम के किस आंदोलन का रूपांतरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पश्चिम के एंटी स्टोरी आंदोलन का रूपांतरण है वो अकहानी आंदोलन है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 9, हिंदी की प्रथम कहानी आप किसे मानते हैं और क्यों? दोस्तों हिंदी की प्रथम कहानी वो एक टोकरी भर मुट्ठी को माना जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? एक टोकरी भर मुट्ठी। दोस्तों हिंदी की प्रथम कहानी क्यों माना जाता है? क्योंकि इस कहानी में कहानी तत्वों एवं मौलिकता के आधार पर हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 10वां, हिंदी का पहला उपन्यासकार। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 10वां, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा था? तो हिंदी का पहला उपन्यास दोस्तों था परीक्षा गुरु। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट 11वां, भूले बिसरे सितर हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों आता है उपन्यास विधा के अंदर। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 12वां, हिंदी उपन्यास बदलते प्रतिमान। तो इस ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर लक्ष्मी सागर। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 13वां है, जैनेन्द्र हिंदी उपन्यास की किस धारा के लेखक है? दोस्तों जैनेन्द्र हिंदी की यथार्थवादी धारा के लेखक है। तो पूछे तो किसके जैनेन्द्र हिंदी उपन्यास किस धारा के लेखक है? तो यथार्थवादी धारा के लेखक है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 14, कौन सा उपन्यासकार हिंदी उपन्यास की धुरी कहलाता है? तो दोस्तों इसमें कौन सा उपन्यास नहीं पूछा, इसमें पूछा है कि कौन सा उपन्यासकार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रेमचंद उपन्यासकार है। जो प्रेमचंद जी है वो हिंदी के उपन्यास की धुरी कहलाते हैं। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 15, रोचक और संक्षिप्त संवाद किस विधा के होते हैं?
जो रोचक और संक्षिप्त संवाद किस विद्या के होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों कहानी विद्या के। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 16, पात्रों की अधिक संख्या किस विधा की विशेषता है? तो दोस्तों पात्रों की अधिक जो संख्या की विशेषता है, तो ये विशेषता उपन्यास विधा की है। उपन्यास में जो पात्रों की संक्षिप्त अधिक संख्या होती है, और जबकि कहानी में रोचक संक्षिप्त संवाद होते हैं। और दोस्तों कहानी का आकार थोड़ा जो उपन्यास की दृष्टि से वो छोटा होता है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या है 17वां, कहानी में चरित्र का उद्घाटन मात्र किया जाता है, जबकि उपन्यासों में चरित्र का विकास दिखाया जाता। तो ये कथन किसका दोस्तों? ये कथन है प्रेमचंद जी का, और प्रेमचंद जी वो उपन्यासकार है, और उपन्यास की धुरी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 18, रोमनीयता और काल्पनिकता से पैदा कथ्य किस प्रकार कहानी की विशेषता? यानी रोमनीयत और काल्पनिकता से पैदा कथ्य किस प्रकार की कहानी की विशेषता है? तो दोस्तों ये है पुरानी कहानी की विशेषता। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 19, कहानी के किन्हीं दो भेदों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों कहानी के किन्हीं दो भेदों का उल्लेख करना। प्रश्न संख्या 19 है, तो दोस्तों कहानी के पहला भेद है कथा प्रधान और दूसरा है दोस्तों वातावरण प्रधान। इस प्रकार कहानी के दो भेद है, कथा प्रधान और वातावरण प्रधान। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 20 है, प्रेमचंद की शांति कहानी किस शैली पर आधारित है? जो प्रेमचंद जी की शांति कहानी वो किस शैली पर आधारित है? दोस्तों ये शैली है आत्मकथात्मक शैली पर आधारित है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 21वां, डायरी शैली में लिखी गई किसी एक कहानी का नाम लिखो। तो दोस्तों जो डायरी शैली में लिखी गई तो उसी किसी एक कहानी का नाम लिखना। तो इसका राइट आंसर है प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है, और कहानी का नाम है मोटे राम शास्त्री। वो डायरी शैली में लिखी गई एक कहानी है, और किसके द्वारा रचित पूछे तो प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कहानी है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 22, प्रमुख आंचलिक कहानियों के नाम बताओ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, करम नासा की हार, हंसा जाई अकेला, ये कहानियां जो आंचलिक कहानियां, और ये प्रमुख कहानियां आंचलिक कहानियां। अब दोस्तों 23वां प्रश्न पूछा कि आंचलिक कहानी के प्रमुख कहानीकार। इसमें दोस्तों आंचलिक कहानियों के नाम पूछा, और इसमें आंचलिक कहानियों के कहानीकार का नाम पूछा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फणीश्वरनाथ, रेणु और शिव प्रसाद सिंह और मार्कंडे, ये प्रमुख जो है आंचलिक कहानी के कहानीकार है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 24वां है, कथा काल के आधार पर उपन्यास के प्रकार बताइए। यानी कथा काल के आधार पर उपन्यास के प्रकार बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कथा काल के आधार पर उपन्यास, पौराणिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, सांस्कृतिक व समसामयिक उपन्यास। ये 24वें प्रश्न का उत्तर है कथा काल के आधार पर उपन्यास के प्रकार। अब दोस्तों 25वां प्रश्न, जैनेन्द्र के दो उपन्यास के नाम लिखो। जो जैनेन्द्र कुमार है उनके दो उपन्यास के नाम पूछे हैं। तो उनके पहला उपन्यास है त्यागपत्र उपन्यास, और दूसरा सुनीता उपन्यास। अब दोस्तों इसमें 26वां सवाल पूछा गया है, उपन्यास के तत्वों का उल्लेख करो। उपन्यास के तत्वों का उल्लेख करो। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपन्यास के जो तत्व हैं, पहले कथा वस्तु होता है उपन्यास में, पात्र और चरित्र चित्रण होता है, कथन होता है, वातावरण होता है, भाषा होती है, शैली होती है, उद्देश्य होता है। ये सभी दोस्तों उपन्यास के तत्व हैं। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 27वां है, पूस की रात कहानी का नायक और नायिका कौन है? जो पूस की रात कहानी है, इस कहानी के जो नायक और नायिका कौन है? तो दोस्तों इस कहानी के जो नायक है हल्कू है, और दोस्तों हल्कू एक सामान्य किसान है और मुन्नी है उस हल्कू की पत्नी है। तो ये जो पूस की रात कहानी के जो नायक है वो हल्कू है, और नायिका है वो मुन्नी है। कहानी में आए कुत्ते का क्या नाम था? तो इसमें प्रश्न इस प्रकार दिए प्रश्न बैंक में आना चाहिए कि पूस की रात कहानी में आए कुत्ते का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है जबरा। अब दोस्तों प्रश्न संख्या है 29वां, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों लेना सिंह। तो उसका राइट आंसर है लेना सिंह, उसने कहा था कहानी के नायक है, और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरिया की एक लोकप्रिय कहानी है, और ये देश प्रेम से संबंधित कहानी है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 30वां है, मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, ये पंक्ति किसने कही थी? दोस्तों ये पंक्ति कही थी दोस्तों लेना सिंह ने, और किसको कही थी? और सूबेदार हजारा सिंह से कही थी। अब प्रश्न संख्या 31वां, ये जो प्रश्न आया गया है ये उसने कहा था कहानी से आएगा। अब प्रश्न संख्या 31वां, सूबेदारनी के लड़के का क्या नाम था? तो सूबेदारनी के लड़के का नाम था दोस्तों बोधा सिंह। अब दोस्तों प्रश्न संख्या जो 32वां, उसने कहा था कहानी का जो मूल उद्देश्य क्या है वो लिखना। तो उसने कहा था कहानी का मूल उद्देश्य तो निश्चल प्रेम भावना का निरूपण इस कहानी में किया गया है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या है जो 33वां,
राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में कालिंदी किस स्मारक का समर्थन था? दोस्तों राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में कालिंदी जो था वो अहिंसात्मक मार्ग का समर्थन, यानी किसी भी प्रकार की हिंसा के मार्ग का वो समर्थन नहीं था, यानी कहे तो अहिंसात्मक मार्ग का समर्थन था कालिंदी। अब प्रश्न संख्या 34वां, पूरी कहानी में कौन से 3 वाक्य हैं जो सुनीता द्वारा पति के लिए बार बार बोले गए? यानी पूरी कहानी में कौन से 3 वाक्य हैं जो सुनीता द्वारा अपने पति के लिए बार बार बोले गए? तो आसार लेते जाओ, पहला, दूसरा और तीसरा 3 वाक्य है, तो उन्हें बोला आसार लेते जाओ, इस प्रश्न का राइट आंसर। अब दोस्तों प्रश्न 35वां, पत्नी कहानी में आए पत्नी पति का नाम लिखो। जो पत्नी कहानी है, इस कहानी में आए पति और पत्नी का नाम लिखो। तो पत्नी का नाम है दोस्तों सुनंदा और पति का नाम है कालिंदी शरण। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 37वां है, राजकुमार अरुण घूमता हुआ कहां पहुंच गया? तो मधुक वृक्ष के नीचे पहुंच गया जहां मधुलिका निंद्रा सुख ले रही थी, वहीं पर आप कह सकते हो कि अरुण पहुंच गया। मधुलिका ने राजा से क्या पुरस्कार मांगा? तो दोस्तों मधुलिका ने राजा से अपने राजकुमार जो अरुण के साथ साथ उन्होंने प्राण दंड भी मांगे राजा से मधुलिका ने। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 38, पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो दोस्तों पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना है जो व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम और सदैव बड़ा होता है, ये है दोस्तों जो पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना। तो दोस्तों अब 29वां प्रश्न है, राजकुमार कौन था? दोस्तों राजकुमार का नाम क्या था, इसमें पूछा गया। तो दोस्तों राजकुमार का नाम था अरुण, जो मगध का राजकुमार था, और ये था मधुलिका का प्रेमी। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 40, कंपाउंड में आकर कौन सा व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कहानी का नायक वृद्ध और बेताज बादशाह माक है, वो कंपाउंड में आकर बार बार से जो जोर जोर लगा। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 31वां। अब दोस्तों प्रश्न संख्या है 41वां। दोस्तों प्रश्न संख्या है 41वां, यशपाल किस विचारधारा के उपन्यासकार थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मार्क्सवादी विचारधारा। इसका राइट आंसर दोस्तों मार्क्सवादी विचारधारा। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 42वां है, मेरा नाम है 1220/7, यानी मेरा नाम है 1226/7। तो ये वाक्य किसने और किससे कहा? दोस्तों ये वाक्य कहा था कहानी जो बेताज बादशाह ने बाबू से कहा। किसने कहा? तो बेताज बादशाह। और किसको कहा दोस्तों? तो बाबू को कहा, जो इसमें कार्य करता उस बाबू को। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 43वां है, आधे घंटे बाद बेताज बादशाह मुस्कुराता हुआ क्यों आया? तो इसका कारण है कि उसका काम निकल गया, इसीलिए वो बेताज बादशाह है वो मुस्कुराता हुआ आया। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 44वां, सामनाथ को माँ की चिंता क्यों हुई? यानी सामनाथ है उनको अपनी माँ की चिंता क्यों हुई? तो इसका राइट आंसर दोस्तों फालतू सामानों को छुपाते वक्त सामनाथ को माँ को मेहमानों के सामने न लाने की चिंता हुई। यानी फालतू सामानों को छुपाते वक्त सामनाथ को अपनी माँ को मेहमानों के सामने न लाने की चिंता हुई। तो इस प्रकार आप मेहमानों के सामने न लाने की सामनाथ को अपनी माँ की चिंता हुई। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 45वां है, साहब ने माँ से क्या क्या कहा? तो दोस्तों साहब ने माँ से खुश होकर गांव के गीत और नाच की फरमाइश की। यानी साहब है जो उसने माँ से खुश होकर कहा कि आप जो गांव के गीत है और नाच की फरमाइश माँ से की साहब ने। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 46, सीप की दावत कहानी का नायक कौन है? तो दोस्तों सीप की दावत कहानी का नायक है दोस्तों वो है सामनाथ। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 47वां, गजाधर बाबू घर लौटने पर क्या अनुभव करते हैं? तो गजाधर बाबू है घर लौटने पर अकेलापन अनुभव करते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या है 48वां, आशा अमरधन का भावार्थ क्या है? तो दोस्तों आशा अमरधन का भावार्थ है आशा कभी नष्ट न होने वाला धान्य। यानी आशा कभी नष्ट न होने वाला धान्य, आशा कभी नष्ट न होने वाला धान्य। अब प्रश्न संख्या है 49, जाते समय माँ ने बसों से क्या लाने का वादा किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हम तुम्हारे लिए 2 झुनझुने लाएंगे, ये कहा माँ ने अपने बच्चों से कहा था। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 50वां, इस संसार में सारी माया पानी की, ये किसने कहा? तो दोस्तों ये कहा था कहानी नायक किसान के द्वारा कहा गया। कहानी नायक किसान के द्वारा कहा गया।
मगरेटी जमीन का क्या आशय, ये प्रश्न संख्या 51 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मगरेटी जमीन का आशय है दोस्तों पथरीली जमीन। तो दोस्तों मगरेटी जमीन का आशय है दोस्तों पथरीली जमीन। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 52 है, नीलकांत को खिड़की तोड़ देने का सुझाव किसने दिया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों नीलकांत के जो पास में खड़ा लड़का था, उन्होंने नीलकांत को खिड़की तोड़ने का सुझाव दिया, जो पास में खड़ा लड़का था। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 53वां, मुंशी जी निर्मला को पसंद करने के लिए क्या क्या करते। तो मुंशी जी जो है निर्मला जी को पसंद करने के लिए, मुंशी जी निर्मला जी को पसंद करने के लिए वो अपनी जवानी या अपने युवा अवस्था के किस्से सुनाते थे निर्मला जी को पसंद करने के लिए। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 54वां, निर्मला उपन्यास में किस सामाजिक समस्याओं को उजागर किया गया। तो दोस्तों निर्मला उपन्यासकार में गबन, गोदाम, निर्मला, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमसारी और कया क्लब आदि सामाजिक समस्या का उजागर किया गया। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 55वां, उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उपन्यास का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों उपन्यास, यानी मनुष्य के पास रखी हुई वस्तु उपन्यास का शाब्दिक अर्थ होता है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 56वां, माँ बोझ उपन्यास का नायक कौन है। तो दोस्तों माँ बोझ उपन्यास का नायक है वो है दास साहब। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 57, मसाल के संपादक कौन है। तो मसाल के दोस्तों संपादक है वो दत्ता बाबू। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 58, माँ बोझ का 5वां परिषद किस पर केंद्रित था। तो दोस्तों माँ बोझ का 5वां परिषद शिक्षा मंत्री जो है त्रिलोक चंद्र सिंह रावत, या इसको उर्फ कह सकते हैं लोसन भैया पर केंद्रित था। इसका राइट आंसर दोस्तों लोसन भैया पर केंद्रित था। नीलकांत किस क्लास के डब्बे में सफर करता था। तो दोस्तों नीलकांत है वो 3rd क्लास के डब्बे पे जो है वो सफर या यात्रा करता था। प्रश्न संख्या 60वां, स्वयं प्रकाश किस विचारधारा के पक्ष थे। तो दोस्तों स्वयं प्रकाश है वो मार्क्सवादी वामपंथी धारा के समर्थन थे, मार्क्सवादी या वामपंथी धारा के। अब दोस्तों ये प्रश्न थे 60 प्रश्न, जो बीएम को जो पेपर में अखंड जो 14 नंबर का होता है, वो अखंड में आपके ये प्रश्न पढ़ लोगे 60 नंबर, तो इससे बाहर अखंड में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपके 4 या 5 प्रश्न अखंड में आराम से आएंगे और आपको 4 प्रश्न अखंड में 8 में से हल करने। अब दोस्तों चलते हैं ब खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, तो ब खंड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का जो इन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के जो उत्तर है वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप देख लेते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है ब खंड के सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो परीक्षा में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आप ब खंड के लिए आप जो कहानियां दी गई पाठ में 9 और 4 उपन्यास, वो उपन्यास भी पढ़ सकते हैं। जिस उपन्यास जिस कहानी से जो प्रश्न आता है, तो उस कहानी या उपन्यास का आप जो है वो संक्षिप्त में उस कहानी का भावार्थ सारांश आप उस कहानी से प्रश्न है उस कहानी में लिख सकते हो। बाकी आपको इस एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगा इस हिंदी साहित्य की सेकंड बुक ये फर्स्ट ईयर की इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो मिलेगा, जो इस खंड ब में आने वाला है। और दोस्तों खंड ब महत्वपूर्ण क्योंकि ये खंड ब है वो दोस्तों 56 नंबर का है। बाकी दोस्तों आपको वीएम से संबंधित सभी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन न्यूज मिलती रहेगी। और दोस्तों इस वीएम प्रश्न बैंक के प्रश्न और उत्तर का अगर आपको जो पीडीएफ लेनी है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, वहां पर आपको भेज दी जाएगी ये पीडीएफ। तो दोस्तों धन्यवाद।